France abolishes monarchy and becomes a republic. फ्रांस में राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की शुरुआत, इसी विषय पर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लुई 16 was the emperor of France. He belonged to the Bourbon dynasty. His queen Marie Antoinette was the princess of the Habsburg kingdom of Austria. Louis XVI had become the emperor of France in 1774 at the age of 20, and most importantly, he had got empty treasure. Though he too had faith in divine rights like his predecessors. अपने पूर्वजों की तरह लुई 16 भी राजा के दैवी सिद्धांत में बिलीव करता था। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि राजा अपने किंगडम में गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए वो अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव, आंसरेबल नहीं होता। वो जो बोलता है वही कानून है, वो जो सोचता है वही कानून है, ऐसा माना जाता है। डिवाइन राइट्स ऑफ अ किंग, इस सिद्धांत में राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांत इसे कहा जाता है। लुई 16 भी ऐसा मानता था। फिर खजाने की कमी को पूरा करने के लिए उसने 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल, राजा का दरबार की मीटिंग बुलाई, क्योंकि उसके अप्रूवल के बिना टैक्स तो ना बढ़ सकता था, ना नया टैक्स इंट्रोड्यूस हो सकता था। पैलेस ऑफ वर्साई के हॉल में स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई। उसमें वोटिंग पैटर्न को लेकर के डिस्प्यूट हुआ। फिर टेनिस कोर्ट का इवेंट हुआ। टेनिस कोर्ट में थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, फ्रांस का रिप्रेजेंटेटिव असेंबली डिक्लेयर कर दिया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। फोर्ट्रेस ऑफ बैस्टिल पर उधर 14 जुलाई 1789 को अटैक हो गया। फिर 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लर्जी, नोबिलिटी के सारे बाय बर्थ प्रिविलेजेस अबोलिश कर दिए, चर्च की प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली। इसमें अबेसियस और मिराबो का बड़ा रोल रहा। यह सारी प्रोसीडिंग्स हुई। किंग ने भी कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर कर दिए, अपना कंसेंट दे दिया। फ्रांस एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। यह बहुत बड़ी बात थी, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सफर आसान नहीं था, लेकिन पब्लिक ने सफल बनाया। और उसमें यहां के राइटर्स, फिलोसोफर्स जो यूरोप के थे, उनके विचारों का बहुत बड़ा असर देखा जा चुका है, हम लोग देख चुके हैं। लुई 16 इतनी आसानी से अपने अधिकारों को छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने गुपचुप तरीके से अपने नेबरिंग किंगडम प्रशा, जो आज जर्मनी के रूप में जाना जाता है, जहां पर होहेनजोलन डायनेस्टी का रूल था, से एक सीक्रेट अलायंस कर लिया और अपने नेबरिंग किंगडम्स को इस बात के लिए एग्री कर लिया कि वो लुई 16 को सपोर्ट करेंगे। अपनी अपनी आर्मी लुई 16 के सपोर्ट में भेजेंगे और रिवोल्यूशनरीज को दबाया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा और लुई 16 को फिर से एक बार एब्सोल्यूट मोनार्क
बन जाने का चांस मिलेगा। लेकिन इस बात का पता थर्ड स्टेट के लोगों को चल गया। जब थर्ड स्टेट के लोगों को इस बात का पता चला तो उन लोगों ने, यानी उनकी नेशनल असेंबली ने प्रशा के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, जो एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है इस रिवॉल्यूशन में। एक बहुत ही अच्छा राइटर हुआ रोगेट डी लैली। उसने मार्सेलिस नाम का एक गीत लिखा जिसने लोगों को, फ्रांस के लोगों को बड़ा इंस्पायर किया। सब लोग यूनाइट हो गए। आई मीन पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट गॉट यूनाइटेड बाय द फेमस सॉन्ग रिटन बाय रोगेट डी लैली, द मार्सेलिस। एक और बात यहां आपको बता दूं, मार्सेलिस जो है वो आज फ्रांस का नेशनल एंथम है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये इसी समय पॉपुलर हुआ था। तो इन लोगों ने काफी तेजी के साथ घटनाक्रम को बदल दिया। थर्ड स्टेट के लोगों ने, जिनको लीड कर रहे थे मिडिल क्लास के लोग, यानी थर्ड स्टेट का अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, राइटर्स, फिलोसोफर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग आते थे। और इनको पीजेंट्स, फार्मर्स, वर्कर्स, स्लेव्स, वुमेन, सबका सपोर्ट मिला। तो जो पढ़े लिखे लोग थे उन सब ने सपोर्ट किया लगभग इस रिवॉल्यूशन को, यानी लुई 16 के अगेंस्ट में थर्ड स्टेट को इन्होंने सपोर्ट किया। यहां पर इसी समय छोटे छोटे बड़े बड़े कई क्लब्स बन गए और बड़ी पॉपुलर भी हुए। ये सब फ्रांस को एक रिपब्लिक के रूप में देखना चाहते थे, एक नेशन स्टेट के रूप में देखना चाहते थे। जैकोबियंस थे कौन? सोसाइटी के कौन से लोग थे जैकोबियंस क्लब में? जो बिल्कुल लोअर लेवल ऑफ सोसाइटी है। कॉबलर्स थे, वासरमैन थे, आर्टिजन्स थे, स्लेव्स थे, ये सब लोग इसमें आते थे। इसमें एक व्यक्ति काफी तेजी के साथ इमर्ज किया जैकोबिन्स क्लब के लीडर के रूप में पूरे फ्रांस के लेवल पर, किंगडम के लेवल पर। उस व्यक्ति का नाम था मैक्समिलियन रॉबेस्पियरे। रॉबेस्पियरे ने जैकोबिन्स क्लब के फॉलोअर्स को यह चाहा कि वो नोबिलिटी और क्लर्जी से बिल्कुल अलग दिखे। ही वांटेड देम टू लुक डिफरेंट, ही वांटेड देम टू मेक अ डिफरेंट अपीयरेंस, डिफरेंट आइडेंटिटी इन द सोसाइटी। नॉबल्स लोग नी ब्रीचेस पहनते थे। सेंट जैकोबिन्स के इस फॉलोअर मैक्समिलियन रॉबेस्पियर ने जैकोबियंस के लिए नी ब्रीचेस पहनने से मना कर दिया। इसलिए इनको सैनकुलोटिस या दोज हु वर विदाउट नी ब्रीचेस कहा गया। इसमें जो मेल होते थे वो रेड कलर की कैप भी पहनते थे, जो लिबर्टी का सिंबल माना जाता था। काफी तेजी के साथ जैकोबिन्स पॉपुलर हुए। इमर्जेंस काफी तेजी के साथ हुआ मैक्समिलियन रॉबेस्पियरे का। जैकोबियंस लोगों ने मोनार्क और उसकी फैमिली को अरेस्ट कर लिया, पैलेस को सीज कर लिया
अटैक किया पैलेस के ऊपर और सीज कर लिया, अरेस्ट कर लिया, जेल में भर दिया राजा के पूरे परिवार को, लुई 16 की पूरी फैमिली को। ये घटना जो हुई वो 10 अगस्त 1792 की है। पैलेस, जिसको हम लोग पैलेस ऑफ टुलरिस के नाम से जानते हैं, उसी पे जैकोबिन्स का अटैक हुआ था और राजा और उसके परिवार के सभी मेंबर्स कैप्चर कर लिए गए थे, उनको इम्प्रिजन कर दिया गया था। राजा के सारे अधिकार बिल्कुल छीन लिए गए थे। इलेक्शन फिर से कराया गया और इस इलेक्शन में वोटिंग राइट उन सभी लोगों को मिला, सभी मेल को मिला जो 21 ईयर्स के हो चुके थे, चाहे वो टैक्स पे करते थे या नहीं करते थे। अब ये कोई मैटर नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। ये नए इलेक्शन की बात मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। इन 1792 द असेंबली विच वाज इलेक्टेड by male members who had completed 21 years of age, whether they were paying any tax to the government or not, was called convention। 1792 में जो इलेक्शन हुआ उसमें वोटिंग राइट, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, सभी मेन को था, पुरुषों को था जो 21 ईयर्स ऑफ एज पूरी कर चुके थे, चाहे वो टैक्स कुछ भी देते थे या नहीं देते थे। इससे जो असेंबली इलेक्ट हुई उसका नाम कन्वेंशन रखा गया और कन्वेंशन ने 21 सितंबर 1992 को यह डिक्लेयर कर दिया कि फ्रांस से मोनार्की कंप्लीटली खत्म, पूरी तरह से समाप्त। अब फ्रांस एक रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया, यह कन्वेंशन ने किया। तब सवाल यह उठता है कि लुई 16 और उसके फैमिली मेंबर्स जो इम्प्रिजन्ड थे उनका क्या हुआ? उन सभी के ऊपर ट्रीजन, देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला। राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह मतलब बिट्रायल विद द नेशन, विद द कंट्री, सबको सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 को पैलेस डी ला कॉन्कोर्डे में लुई 16 को गुलेटिन पर चढ़ा दिया गया। The Emperor of France, Louis XVI, was turned on the guillotine on 21st January 1793 in the Palace de la Concorde. His wife, Mary Antoinette, she was also given the same fate. She was also executed. She was also guillotined. And this was the end of absolute monarchy, constitutional monarchy, monarchy in France, and France was made a republic. A republic where the head of the state was elected person and the post was not hereditary. This was emergence of France as the first modern nation state in Europe. France set an example to the subjects of the other kingdoms in Europe. And they started
following that. That is why we say the revolution of France in 1789 proved to be a turning point in the history of entire Europe. I hope all of you have understood this topic. Please do take care of your health and studies. God bless you all. Thank you very much.